पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फार्मा क्षेत्रों के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस साल लगभग 100 देशों को कोविड वैक्सीन की 65 मिलियन से ज्यादा डोज निर्यात की है। आने वाले दिनों में हम जैसे जैसे अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, इस संदर्भ में हम और भी बहुत कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नियामक ढांचे पर उद्योग की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं और इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में और मजबूती लाने के लिए हमें दवा और टीकों के लिए प्रमुख सामग्री के घरेलू निर्माण में तेजी लानी चाहिए। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी लोगों को भारत के बारे में सोचने और यहां पर इनोवेशन करने, भारत में काम करने के लिए विवश आमंत्रित करता हूं। रजांगला स्थित युद्ध स्मारक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के रजांगला में एक पुनर्निर्माण युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। सिंह ने स्मारक को भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का एक उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल इतिहास के पन्नों में अमर है, बल्कि हमारे दिलों में भी धड़कता है। आपको बता दें कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई रजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई की आज भी कल्पना करना मुश्किल है। मेजर शैतान सिंह और उनके साथी सैनिकों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक संघर्ष किया और बहादुरी और बलिदान का एक नया अध्याय लिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1962 में युद्ध के लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित रजांगला पहुंचकर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय रिजर्व बैंक अगले साल अपने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। इसके लिए वो लगातार काम कर रहा है और उसने एक प्लान भी तैयार कर लिया है। रॉयटर्स ने एक स्थानीय अखबार के हवाले से बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग एंड इकोनॉमिकल कॉन्क्लेव में केंद्रीय बैंक में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। आरबीआई में भुगतान और निपटान विभाग में मुख्य प्रबंधक पी वासुदेवन के हवाले से बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने लिखा कि अगले साल की पहली तिमाही में पायलट आधार पर डिजिटल करेंसी को जारी किया जा सकता है। इसके लिए हम काफी बुलिश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि स्किन टू स्किन के संपर्क के बिना नाबालिग के स्तन को छूना यौन उत्पीड़न के अनुरूप नहीं होगा, परिभाषित नहीं किया जा सकता। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि गलत मंशा से किसी भी तरीके से शरीर के सेक्सुअल हिस्से को स्पर्श करना पोक्सो एक्ट का माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चों का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पोक्सो एक्ट के मकसद की हुई खत्म कर देगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए आरोपी को भी दोषी ठहराया है। आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा भी दी गई है। बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदना आएंगे। इस कविता की चोरी का आरोप कविता के लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर लगाया है। लेखक पुष्यमित्र उपाध्याय ने उनकी लिखी कविता के राजनीतिक उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुष्यमित्र उपाध्याय ने कहा कि कविता निर्भया कांड के समय आहत होकर लिखी गई थी। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कविता उन्होंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, न कि घटिया राजनीति के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के चित्रकूट पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कविता का इस्तेमाल किया था।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित 30 लोगों के साथ गुरुवार को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे। वो करतारपुर गलियारे से होकर गुरुद्वारा पहुंचे। करतारपुर गलियारा पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा से जोड़ता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर कॉरिडोर से वापस लौटे और उन्होंने भारत सरकार के साथ ही पाकिस्तान सरकार का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से सिख समुदाय के लिए खोला है। इसी के साथ उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की भी मांग की। कोरोना की वजह से बंद हुए करतारपुर कॉरिडोर के एक बार फिर से खुलने के बाद पंजाब में इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से गृह मंत्रालय से पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने काफिले के साथ करतारपुर कॉरिडोर पहुंच गए और इसमें सिद्धू बेहद नाराज हो गए हैं। उनके समर्थक नेता भी चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू का नाम इस जत्थे में साथ जाने के लिए गृह मंत्रालय को अनुमति के लिए भेजा ही नहीं गया था। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज एक्सप्रेस में। तो अगली खबर की ओर करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आज यानी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बातचीत हुई। पहली, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की तारीख और रूट तय करना। दूसरी, बीजेपी के बड़े नेताओं की चुनाव पूर्व रैलियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा। और तीसरी, क्षेत्रवार बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक और संबोधित करने वाले नेताओं का नाम। इस अहम बैठक से पहले बैठक के बीच बाहर आकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि यात्रा के 4 समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी चर्चा की गई है। और इसी के साथ पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी रैलियों को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस अपने खोए हुए सियासी जनाधार को दोबारा वापस पाने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में युवाओं के बीच अपनी पैंठ जमाने के लिए कांग्रेस नए तरीके आजमा रही है। कांग्रेस चुनावी राज्य उत्तराखंड में युवाओं का दिल जीतने के लिए बेरोजगार युवा चौपाल भी लगा रही है और गोवा में फुटबॉल टूर्नामेंट भी करा रही है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया बोल कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके जरिए युवा नेताओं और प्रवक्ताओं की तलाश करी जा रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में बेरोजगार युवा चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता की वापसी की उम्मीद लगाए हुए है और ऐसे में विधानसभा चुनावों में पहले कांग्रेस युवाओं को साधने में जुटी है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बेरोजगार युवा चौपाल लगा रही है, जिसमें पार्टी के नेताओं की साथ साथ बातचीत भी की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है युवा क्या चाहते हैं। इसके साथ ही युवाओं से विवरण प्राप्त करने के बाद फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है और साथ ही सत्ता दल में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अकाली दल ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को लेकर अब स्थिति साफ नहीं है।
अभी 2 दिन पहले शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सिख समुदाय को नेता विहीन बनाने की कथित गहरी साजिश के खिलाफ आगाह किया है और उन्होंने पहचानने और हराने का आह्वान भी किया है। स्वर्ण मंदिर परिसर में मंत्री साहिब दीवान हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए अकाली दल के नेता पंजाब के बाहर सत्ता के गैर सिख केंद्रों पर समुदाय को पूरे तरीके से निर्भर बनाने की साजिश के खिलाफ आगाह किया। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमचीवी कहना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया है। अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए बिना देर किए संत समाज से क्षमा मांगने को कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जुतेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से आक्रोशित देश भर के सभी संत समाज ने समवेत स्वर में सभी ऐसे नेताओं को जो लगातार सनातन धर्म, भगवा और संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, चेताते हुए कहा है कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को न घसीटे, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्कर्म परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर की है, साथ ही 6 एक्शन पॉइंट्स भी बताए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2025 तक यमुना की सफाई पूरी कर ली जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने से 70 साल लगे हैं, 2 दिन में साफ नहीं होगी। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने दिल्ली के चुनावों में लोगों से वादा किया था कि अगले साल चुनावों तक इसे साफ कर दिया जाएगा। हमने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे पास इस पर 6 एक्शन पॉइंट्स भी हैं। कॉमेडियन वीरदास को अमेरिका में किए उनके शो को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वीर ने अमेरिका में एक शो में कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, जिसको लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ वीरदास को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश को कई शहरों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वीरदास को अमेरिका में हुए शो से नाराज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीरदास को मध्य प्रदेश में कभी भी कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड की घोषणा कर दी है। इस फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन सर्कोसिस और हंगरी फिल्म मेकर स्टीफन सेजावे को दिया जाएगा। और यह जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण की खतरनाक होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि जल्द ही गाड़ियों को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है। सीएम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद में स्कूलों को भी बंद कर दिया है। इलाहाबाद से विधायक इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला अगले महीने से प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश में अमेजन कंपनी के माध्यम से गांजा तस्करी के मामले सामने आए हैं, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कंपनी के अधिकारियों को जांच में सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस की कोई गाइडलाइन नहीं होने से ऐसा गंभीर मामला सामने आया है। हालांकि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अमेजन कंपनी वालों को बुलाया जाएगा, लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं। उनसे जांच में सहयोग की अपील की गई है, कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा।
कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 19 नवंबर 2021 को खंड ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वृष राशि और कृतिक नक्षत्र में लगेगा। वृक्ष राशि के स्वामी शुक्रदेव और कृतिक राशि के नक्षत्र में सूर्यदेव है। वाराणसी भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम और सबसे लंबा अवधि का ये चंद्र ग्रहण होगा। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की शुक्रवार को 19 तारीख को यह ग्रहण लगने जा रहा है। अपने पूर्व साथी खिलाड़ियों राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट के 2 प्रभावी पदों पर नियुक्ति के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। भारत की पीवी सिंधु ने गुरुवार को 3 सेटों के स्पेन की क्लारा को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन की 2021 की टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के 1-0 से आगे चल रही है। शुक्रवार को रांची में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच पर संकट के बादल छा सकते हैं। रांची में होने वाले दूसरे मैच का स्थगित किया जाना या फिर सिर्फ स्टेडियम की क्षमता के आधे दर्शकों के साथ ही मैच की अनुमति मिलने की मांग की गई है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जयपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में हाथ में चोट लगी और ऐसे में मुश्किल है कि वो दूसरे और तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भाग ले पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने का मन बना चुके हैं। 33 साल के इस चैंपियन खिलाड़ी ने गुरुवार को कहा कि वो अगले साल उनके देश में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं और अब उद्योग जगत को भी जोखिम उठाना और क्षमता निर्माण से निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए। वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख और विदेशी फंडों के निरंतर बहिर्वाह के बीच प्रमुख कंपनियां इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीएससी के शेयर गिरने से बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 100 अंक से नीचे गिरा। गुरुवार की सुबह शेयर बाजार में लिस्टिंग के साथ ही पेटीएम और उसके आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी का शेयर करीब 9% डिस्काउंट के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। आईबीजीए के अनुसार 999 प्योरिटी वाले 24 कैरेट सोने के दाम गुरुवार को 66 रुपए बढ़ गए हैं और 10 ग्राम सोने की लेटेस्ट कीमत 49,219 रुपए पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। इसके लिए वो लगातार काम कर रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत झारखंड के एक कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया गया है। उनकी आजादी और गांधी जी पर दिए विवादित बयान के बाद सामाजिक कार्यकर्ता इजहार अहमद ने उन पर यह शिकायतवाद दर्ज कराया है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्म डिस्को डांसर के निर्देशन के लिए मशहूर फिल्मकार और लेखक बी सुभाष अपनी पत्नी के इलाज के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। उनकी पत्नी फेफड़े और गुर्दों की बीमारी से ग्रसित है।
फिल्मकार संजय गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि वो अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं, जो उनकी पहले की फिल्मों से पूरी तरह से अलग होगी और वो इसे लेकर घबराए भी हुए हैं। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी ने खास बातचीत में अपने पिता और उर्दू कवि कैफी आजमी के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही महिलाओं पर आत्मनिर्भर बनने पर भी उन्होंने जोर दिया। तमिल सुपरस्टार सूर्या की 2 नवंबर को ओटीटी रिलीज फिल्म जय भीम में दक्षिण की वरीयत जाति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी पीएमके के एक नेता ने फिल्म की हीरो और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या पर हमला करने के बदले में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।